चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 डेमो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आपकी चौथी क्लास है जो एप्लीकेशन में है। 2 डेमो मैंने लिए थे, एक डेमो मैडम ने लिया था। हमारे जो मैम है, क्या नाम है, ज्योग्राफी वाले मैम हमारे आरुषि मैम, उन्होंने लिया था। और अब हम वापस से एप्लीकेशन में जुड़ चुके हैं शानदार तरीके से। सही गलत है ना। और हम इकोनॉमिक्स फिर से पढ़ने वाले हैं, मतलब इकोनॉमिक्स पहले होगी, उसके बाद में ज्योग्राफी होगी। तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। एक बच्चा अभी पिछली क्लास में मुझे कह रहा था कि चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। तो याद रखना है, चूहा निकला दिल से, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, चूहा निकला दिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। चलो जो भी हो, खैर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी समय हो गया है ना। तो ये दूसरा डेमो था हमारा, और इस डेमो में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी थी। जैसे कि अगर हम चर्चा करें, इस डेमो में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो जन योजना, है ना, फिर पीपल्स प्लान, सर्वोदय योजना, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी इसके अंदर। ठीक है ना। विमुद्रीकरण क्या, विकेंद्रीकरण और ये सब, मतलब हम लोग योजना आयोग तक पढ़ लिए थे। अरे योजना आयोग के आगे भी कार्य भी पढ़ लेते, और पंचवर्षीय योजना हमने इतना इतना पढ़ लिया था कि पंचवर्षीय योजना में कहा किसने क्या किया है वो सब। अब हमें आज पहली पंचवर्षीय योजना से चीजें शुरू करनी है। तो आइए जरा हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या डालेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना। चलो जल्दी से बताएंगे इसकी समय अवधि कब से कब तक है। तो हेडिंग लिखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम इसे जानते हैं। तो आइए सबसे पहली बात, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है। तो इसके जो समय काल है वो 1951 से 1956 तक है। ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 1951 से मेरे साथियों, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, ये पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, पहली पंचवर्षीय योजना की। अब याद रखना है, पंचवर्षीय योजना की अवधि के बारे में मैंने इतना बताया। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इस पहली पंचवर्षीय योजना में देखिएगा, समय समय को थोड़ा देखिएगा, 1951 से 56। मैं आपको बताऊं कि हमें अभी 1947 में आजादी मिली है ना। और आजादी के साथ साथ स्थिति बहुत बेकार थी, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रेनों में लाश जा रही थी, है ना, और गरीबी बहुत ज्यादा मात्रा में थी। भूखमरी, खाने के लिए हमारे पास में कुछ चीजें नहीं थी ढंग की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं भूखमरी की समस्या से हमें जूझना पड़ रहा था, गरीबी की समस्या से हमें जूझना पड़ रहा था। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, रोजगार था नहीं, सड़कों का विकास अच्छा नहीं था, है ना, कई सारी समस्या थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत लो लेवल का था। लो लेवल का क्या, हमारे पास था ही नहीं। इसरो 69 में आया, डीआरडीओ 58 में आया। ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास में थी। तो हमने सोचा कि यार इन सभी समस्याओं को ध्यान में तो रखें ही रखें, पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उस पर हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो रोटी है। और रोटी खेतों में उगाई जाती है, मतलब खेतों में उत्पादन होगा गेहूं का, तभी रोटी का तो हम उत्पादन कर सकते हैं, बना सकते हैं रोटी को। इसलिए इस पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया था।
ठीक है, तो इस पहली पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य था वो क्या था, वो लिखो पहले। उद्देश्य, पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो क्या था, तो याद रखना इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। मैं हर बार इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, याद रखना, अभी बता रहा हूं, उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, मैंने कहा ना हमारे देश के अंदर हर चीज का विकास करना जरूरी था। हर चीज बोले तो हर चीज का मतलब ये होता है मेरे साथियों कि जैसे सिंचाई करना है, कृषि को बढ़ावा देना है, जैसे कृषि, सिंचाई, सिंचाई को हम इरिगेशन बोलते हैं, कृषि को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, इसी के साथ साथ विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, विद्युत, फिर मेरे साथियों विज्ञान, विज्ञान है ना, फिर हम बात करें गरीबी, गरीबी, फिर हम बात करें बेरोजगारी, बेरोजगारी, फिर हम बात करें मेरे साथियों भुखमरी, भुखमरी, आदि समस्याओं, आदि समस्याओं को समाधान करना, आदि सभी समस्याओं का समाधान करना, आदि सभी समस्याओं का समाधान करना, ये हमने पहली पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा था, समस्याओं का समाधान करना। कई सारी ऐसी समस्या थी हमारे पास में। ठीक है, तो ये बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम थी, हम कुल मिलाकर के इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखना है ना। एक भाई कह रहे हैं सर इंग्लिश में लिखवा दिया करिए, इंग्लिश में। देखो, उद्देश्य था कृषि पर ध्यान देना, कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, कृषि का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर, है ना, इस पर ध्यान देना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। ये ऊपर एरो है, इसको तो अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे हम लोग, है ना, तो याद रखना कृषि को बढ़ावा देना पहला। दूसरा सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, है ना, इरिगेशन, इरिगेशन थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, इरिगेशन, इसको बढ़ावा देना। फिर मेरे साथियों और क्या, तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं आप इसे, विद्युत का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना। फिर इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं तो विद्युत के अलावा मैंने क्या क्या लिखा था भाई, गरीबी, गरीबी का मतलब है गरीबी का मतलब है पुअर्टी, इसको कम करना, पुअर्टी को कम करना। ठीक है, पुअर्टी को कम करना, ओके। और फिर हम बात करें मेरे दोस्त तो गरीबी के अलावा हम बेरोजगारी को कम करने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी को कम करना। बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना, कम करना। ठीक है, तो ये सारे हमारे उद्देश्य थे, इतने सारे उद्देश्य थे। और इसको हम सामूहिक रूप से क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव रूप में क्या बोल सकते हैं, इसको हम कलेक्टिव रूप से बोलते हैं इकोनॉमी का बैलेंसिंग डेवलपमेंट करना, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हम ये भी लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, तो इकोनॉमी का बैलेंसिंग डेवलपमेंट करना। अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, है ना, ये भी हम इसे कह सकते हैं। संतुलित विकास का मतलब होता है बैलेंसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, संतुलित विकास का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग डेवलपमेंट। बैलेंसिंग डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के हर सेक्टर का हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, विज्ञान पर भी ध्यान देना है, इन सब पर ध्यान देना है, तो बैलेंसिंग डेवलपमेंट आप इसे बोलते हैं।
ओके, तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना इसका उद्देश्य था। कोई दिक्कत तो नहीं है पहली पंचवर्षीय योजना में? बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई समस्या किसी को, ये बताओ। कोई समस्या तो नहीं है ना यहां तक? सभी लोग मुझे बताएं कि हाँ सर यहां तक कोई समस्या नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हमने प्राथमिकता किसको दी थी इसके अंदर? प्राथमिकता का मतलब है प्रायोरिटी। ये सब पर हमें ध्यान देना था, इन सबको हमें अच्छी स्थिति में लाना था। पर मेरे दोस्त हमने प्रायोरिटी किस पर दी थी? प्राथमिकता को प्रायोरिटी बोलते हैं। बार बार अंग्रेजी में नहीं लिख पाऊंगा इसलिए बोल रहा हूं प्रायोरिटी, है ना? इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा डिटेल्ड में भी बता रहा हूं। प्राथमिकता हमने किसको दी थी? मुझे एक बात बताओ, इन सब समस्याओं में सबसे ज्यादा जो जरूरी है उसी को तो हम प्राथमिकता देंगे ना। तो इन सब समस्याओं में सबसे ज्यादा जो जरूरी मुझे लगता है वो है हमारा कृषि क्षेत्र का विकास करना। किसका विकास करना? तो कृषि क्षेत्र। तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हमारी प्रायोरिटी थी। कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना हमने प्रायोरिटी पर रखा था कि यार इसको तो हमको ध्यान रखना ही रखना। हाँ, एग्रीकल्चर भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने टारगेट कितना बनाया था? क्योंकि आपको मैंने जब पढ़ाया था योजना आयोग तो मैंने ये भी बताया था कि योजना आयोग टारगेट बनाता था, है ना? तो कितना लक्ष्य हम इसमें प्राप्त करेंगे, टारगेट कितना बनाया था योजना आयोग ने कि यार पहली पंचवर्षीय योजना में हम कितना % ग्रोथ लेकर के आने वाले हैं। तो देश की जीडीपी का 2.1% का टारगेट हमने बनाया था कि केवल देश की जीडीपी का 2.1% हम लेकर आए, केवल इतना ही टारगेट था। तो लिखेंगे देश की जीडीपी का, देश या ऐसा लिखो 2.1% का टारगेट था। 2.1%, है ना? औसत लक्ष्य प्राप्ति थी, है ना? 2.1% का हम टारगेट लेकर के चल रहे थे, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूं। कितना मेरे साथियों? 2.1% का हम टारगेट लेकर के चल रहे थे कि इतना हम प्राप्त करेंगे। पर क्या होता है ना, जब पहली बार हम मेहनत करते हैं तो पूरा जी जान लगा देते हैं, सच में लगा देते हैं। तो इसलिए हमने इसमें कितना प्राप्त किया? तो लगभग लगभग 3.6% हमने इसमें प्राप्त किया था। तो लिखेंगे प्राप्ति, अचीवमेंट। कितना हमने अचीव किया इसके अंदर? कितना अचीव हमने किया इसके अंदर? तो याद रखना है मेरे साथियों, इसके अंदर हमने अचीव किया 3.6%। 3.6% हमने इसके अंदर अचीव किया। कितना? 3.6%। नहीं भाई, 4.8 नहीं है, 3.6 है। इतना हमने इसके अंदर अचीव किया है इस पहली पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि इस पहली पंचवर्षीय योजना में हमने देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की ग्रोथ के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? तो इकोनॉमिक्स में अलग अलग ग्रोथ के मॉडल है। जैसे उसमें एक मॉडल है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड रहकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता था। ठीक है, तो अगला लिखेंगे हम लोग मॉडल। कौन सा मॉडल हमने इसमें अपनाया? क्या लिखेंगे? मॉडल, मॉडल। तो इस पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कौन सा मॉडल अपनाया था? मॉडल को अंग्रेजी में भी इसी नाम से जाना जाता है, टेंशन मत लो, है ना? मॉडल। तो इसके अंदर लिखेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल। ये हमने इसके अंदर अपनाया था। हिंदी में भी इसको हेराल्ड डोमर ही बोलते हैं। कौन सा मॉडल अपनाया था हमने इसके अंदर? हेराल्ड डोमर मॉडल। ओके, घबराना नहीं है। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल हमने इसमें अपनाया था। ओके, ये मॉडल हमने इसमें अपनाया था पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अमेरिका के सहयोग से एक प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी प्रोग्राम। ठीक है, तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे? अगला बिंदु लिखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, इसको हम बोलते हैं सीडीपी। सीडीपी का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी प्रोग्राम। इसको शुरू किया था हमने अमेरिका के सहयोग से। कब शुरू किया गया था? तो याद रखना 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 को। किस देश के सहयोग से? तो याद रखना अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका बोले तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप इसे बोलते हैं विशेष रूप से। तो यूएसए का सहयोग, यूएसए के सहयोग से हमने मतलब इस पहली पंचवर्षीय योजना में इस प्रोग्राम को शुरू किया था और हमारे देश के अंदर जो समुदाय हैं उनका विकास किया था। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? चलिए अगली बात मेरे दोस्त, इसी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने 5 आईआईटी की स्थापना भी करी थी। तो याद रखना है 5 आईआईटी की स्थापना हमने इसी में की थी। तो 5 आईआईटी की स्थापना, 5 आईआईटी की स्थापना हमने इसी पंचवर्षीय योजना में की थी। कितने आईआईटी स्थापित किए थे? 5 आईआईटी स्थापित किए थे इस पहली पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही शुरू कर दिया था 1952 में। ओके, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हिंदी में इसे बोलते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, कार्यक्रम इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ना, एफपीपी मैं लिख देता हूं हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, है ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था। ओके, कब किया था? तो याद ये रखना है मेरे साथियों, 1952 में शुरू किया था। कब किया था? 1952 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब है जनसंख्या को कंट्रोल करना, है ना। तो क्यों किया था? तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे दोस्त याद रखना है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन या जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पॉपुलेशन या जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मेरे साथियों हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को हमने शुरू किया था और इसके अंदर विशेष रूप से निरोध, है ना, गर्भ निरोधक गोलियां, इनका प्रयोग किया था ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके, ये सब चीजें। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। और क्या क्या किया इस पंचवर्षीय योजना में? अगर आप देखेंगे मेरे साथियों तो हमने कुछ बांधों की स्थापना भी की थी, क्योंकि इरिगेशन को देखो, सिंचाई अगर हमें करना है, कृषि उत्पादकता को हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पानी की आवश्यकता है। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि कृषि एवं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया? तो कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ डैम बनाए, डैम। और डैम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांध के नाम से जानते हैं, है ना। कुछ बांध बनाए, डैम बनाए, डैम। और इन बांधों पर हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए। याद रखना, इन बांधों पर हमने क्या किए? प्रोजेक्ट शुरू किए, प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। ठीक है, कुछ हमने प्रोजेक्ट इसमें क्या किए? शुरू किए, प्रोजेक्ट शुरू किए, ताकि क्या किया जा सके? तो मेरे साथियों एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने शुरू किए इसके अंदर? तो मैं आपको बताता हूं कि हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसके अंदर शुरू किए थे। जैसे अमेरिका में एक रिवर है जिसका नाम है टेनेसी रिवर, तो टेनेसी रिवर के ऊपर भी एक डैम बनाया गया।
है ना, और वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अमेरिका की जो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट है उसको ध्यान, उस मॉडल को अपनाया, और उस मॉडल को अपनाने के साथ भारत में लागू किया दामोदर वैली प्रोजेक्ट में, दामोदर नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एक प्रोजेक्ट था वो था मेरे साथियों दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये कौन सी नदी पर था? तो स्पष्ट है मेरे साथियों, दामोदर रिवर पर था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर रिवर पर है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, नाम में ही स्पष्ट है, अंग्रेजी में लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आप इसे बोलते हैं, वैली का मतलब होता है घाटी, है ना, रिवर वैली भी आप इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रोजेक्ट तो ये था जो कि दामोदर रिवर पर था। दूसरा प्रोजेक्ट था व्यास प्रोजेक्ट, नाम से ही स्पष्ट है, व्यास प्रोजेक्ट। और ये जो व्यास प्रोजेक्ट था ये व्यास नदी पर था, इसमें भी स्पष्टता है ऐसे तो, पर फिर भी मैं लिख देता हूं कि ये व्यास रिवर पर था, व्यास नदी पर था। ठीक है, व्यास को ब्यास भी बोल देते हैं। फिर इसके अलावा मेरे साथियों एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट आपने सुना है हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में? अगर हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना है तो जरूर ये भी सुना होगा कि ये किस नदी पर है। ये उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। आप सभी जानते हैं कि महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ उड़ीसा। क्यों? बाढ़ के कारण उसकी जो आकृति है, उसका जो फ्लो है वो जिगजैग है, इस वजह से, है ना। एक मिनट भाई, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है ना, अब बड़ा है, अब रेट बढ़ी है इसे बिट रेट, पर काहे दुख में झेल रहे हो? वेट, हम वाईफाई चेंज करते हैं। शाम सवेरे काहे को होता है ये इंटरनेट गड़बड़। अब चेक करो, ठीक है अब? सही है, कोई बात नहीं, मैंने वाईफाई भी बदल दिया है, मैंने वाईफाई भी बदल दिया है यार। अपने पास में दो दो तीन तीन वाईफाई लगे हैं, मतलब उसका उपयोग कब करेंगे अपन? सही गलत है? पर पता नहीं क्यों शाम को आजकल इशू आ रहा है। अब ठीक होगा, है ना? हाँ, मेरे इसमें भी अब फ्रेम रेट बता रहा है। अच्छा, चलो, हीराकुंड प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? ये उड़ीसा में मेरे साथियों महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर है ये, उड़ीसा में है ये। कौन सी नदी पर? तो ये महानदी पर बनाया गया हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट। ओके, चलिए, अब इसके अलावा मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो एक और प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। क्या नाम है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। जान सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट मेरे दोस्त, महबूबा लाने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरी तो आ गई हो गई शादी अपनी, है ना। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी या सतलुज नदी, जो भी आप लिखें। इसको अंग्रेजी में भी भाखड़ा नांगल बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। देखो, जहां आपको दिक्कत आएगी वहां तो मैं आपके साथ में सदैव हूं, है ना। लेकिन हर एक अंग्रेजी लिखना शब्द बड़ा जटिल है, पर मैं बिल्कुल, है ना, आपको बताऊंगा। ओके, चलिए, तो कृषि एवं सिंचाई ये सब हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। एक 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 एक, एक किस्सा सुनो, आप लोग सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। सर, वॉइस ऑरर, सर योर वॉइस इज वेरी बैड, व्हाट हैपन? क्लास में वॉइस की दिक्कत है। वेट 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 वेट, आई विल चेक। ऐसे रुकनी तो नहीं चाहिए भाई क्लास, वॉइस मिस मैच हो रही है, मैच नहीं हो रही है। एक मिनट।
सही है? अब सही है? अब सही होगी, चेक करो। कुछ मंत्र मंत्र मार के आते हो क्या क्लास में? हैं? क्या, क्यों? कुछ मंत्र मंत्र मार के आते हो कि विनय सर की क्लास में ही दिक्कत देनी है? भाई इतनी सारी क्लास होती है, किसी में दिक्कत नहीं आती। कोई बात नहीं, आओ। तो ये कुछ प्रोजेक्ट, अच्छा मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, एक एक सिटिंग की बात है। हमें आजादी मिली, कब मिली? 1947 में आजादी मिली। और आजादी के साथ में आपको बताऊं कि भारत के अंदर कई सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कि एग्जाम्पल में दूं तो मुगल काल में कई सारे लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया? हमारे धार्मिक चीजों पर प्रहार किया था। धार्मिक चीजों को उन्होंने क्या किया था? परेशान किया था। जैसे मंदिरों को तोड़ दिया था, है ना? ऐसे कई सारी चीजें थी। तो मंदिरों को तोड़ दिया था, वो वापस से उन मंदिरों को बनाना है। तो गांधी जी बैठे हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बैठे हुए थे, और बहुत सारे लोग आए। उन्होंने पूछा, बापू, बापू किसको बोलते हैं पता है? महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, ठीक है? बापू, है ना? और बोले हाँ। तो बोले, बापू, ये आजादी तो हमने कर ली प्राप्त, बापू अब हमारे जो मंदिर है उनको हमें वापस से बनाना है। तो बापू ने कहा, हमारा उद्देश्य आजादी है, मंदिर को बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ाना, सामाजिक उन्नति को बढ़ाना, है ना, न कि धार्मिक चीजों पर कार्य करना। तो बापू ने कहा कि धर्म का काम है ये, धर्म का काम, जो लोग जिस धर्म को माने वो अपने अपने चीजों का उत्थान करे वापस से। तो बोले, फिर बापू आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी पास में थे, उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मुझे याद है। बोले हाँ, किसको? तो बोले, आधुनिक भारत का मंदिर हम बांधों को कहेंगे, डैम को कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन बांधों की सहायता से खेतों में पानी पहुंचेगा। इन बांधों की सहायता से, है ना, क्या होगा? खेतों में पानी पहुंचेगा इन बांधों की सहायता से मेरे दोस्त। और क्या होगा? तो इन बांधों की सहायता से पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। इन बांधों की सहायता से और क्या होगा? इन बांधों की सहायता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन बांधों की सहायता से और क्या क्या काम होगा, है ना? तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई व्यवस्था होगी, जल विद्युत का उत्पादन होगा, कई सारे काम इससे होंगे। इसीलिए आधुनिक भारत का मंदिर हम इसे ही कहेंगे। आ गई बात समझ में? क्या कहेंगे? आधुनिक भारत का मंदिर हम इसे ही कहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यह बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो पूछा जा सकता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा भाई साहब? तो मेरे दोस्त याद रखना है, इन्होंने कहा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। अब आपकी क्लास में चला के दिखाता हूं, मोबाइल में बिल्कुल सही आवाज आ रही है, ठीक है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपके पास में? हेलो? वेट। हेलो? यार आ तो रही है। हेलो? आ रही है ना? तो फिर आवाज, वॉइस इज वेरी क्लियर। तो फिर आवाज का कौन इशू कर रहा है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खाली बस डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। ऐसा मत करो यार भाई, यार, है ना? अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, है ना, आप समझदार हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा इनको? तो याद रखना मेरे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मेरे दोस्त आधुनिक भारत का मंदिर,
आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या बोलते हैं आप इसे? तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से आप इन्हें जानते हैं, इन बांधों को। और किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ओके, चलिए, ये पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने इतनी बातें बताई है। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, ठीक है ना। अगली बात, अगली बात मेरे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए जरा, सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना बोले तो सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान को कब अपनाया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि इसको अपनाया गया था 1956 से लगा करके 1961 तक। कोई दिक्कत? ये सेकेंड 5 ईयर प्लान को अपनाने की डेट है, इसका टेन्यूअर है कि इस तिथि से इस तिथि तक हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। अब सवाल हमारे मन में यह बनता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने कौन से मॉडल को अपनाया? इसमें हमने कौन सा मॉडल अपनाया? तो देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो मॉडल हमने इसमें अपनाया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसका क्या नाम था? तो देखो कौन सा मॉडल हमने इसमें अपनाया है। हमने कौन सा मॉडल इसके अंदर अपनाया है, सब लोग ध्यान देना। तो इसमें देश के अंदर हमने जो मॉडल अपनाया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसका नाम था पीसी महालनोबिस मॉडल, या इसी को हम प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। पीसी महालनोबिस जी का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल ये किसमें अपनाया हमने? तो याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, है ना। या फिर इसका एक और नाम है, मतलब इस समय दरअसल प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग पीसी महालनोबिस मॉडल के अलावा नेहरू महालनोबिस मॉडल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हमने नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया था, यह भी सही है। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल, क्या बोलेंगे? नेहरू महालनोबिस मॉडल को भी हमने इसमें अपनाया था। हम मतलब ये भी लिख सकते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही मॉडल है। ओके, क्या बोलते हैं आप इसे? नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से आप इसे जानते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल। फिर मेरे साथियों, इसके अंदर हमने जो टारगेट बनाया था, टारगेट बोले तो लक्ष्य, वो कितना था? मतलब कितना टारगेट हमने बनाया था कि भैया हम देश की जीडीपी का इतना इतना टारगेट लेके चल रहे हैं, तो कितना? तो इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमने टारगेट बनाया था, वो बनाया था 4.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट लाने का, है ना। ओके, 4.5%। राजकुमार नहीं चल रही है, नहीं चल रही क्लास, है ना। बेटा एक बार एप्लीकेशन से बाहर होके अंदर आ जाओ, जिनके इसमें दिक्कत है। तो टारगेट इसमें कितना था? 4.5% का। तो 4.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट लेकर के आना, ये इसका टारगेट था, लक्ष्य था। कितना प्राप्त किया था इसके अंदर?
प्राप्ति कितनी थी, अचीव कितना किया था इसके अंदर, तो याद रखना इसके अंदर जो अचीव किया था हमने वो लगभग लगभग, कई सारी किताबें आपको थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर दे सकती है, जो ऑथेंटिक डेटा है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको परीक्षा में ये देखने को मिले 4.3% तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये नहीं देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 4.27%, ये भी बिल्कुल सही है, 4.27%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इतना हमने प्राप्त किया था मेरे साथियों। टारगेट क्या रखा था इसका, तो टारगेट हमने क्या रखा था, तो टारगेट रखा था 4.5% का, और कितना हमने इसके अंदर अचीव किया, तो याद रखना है अचीव कितना किया, तो 4.3%, या कुछ किताबें 4.27 भी बताती है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ओके, तो ये हमने टारगेट रखा। अच्छा, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था मेरे साथियों, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं आप इसे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाना। मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट करना, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना या एडॉप्ट करना, पहला इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था समाजवादी समाज की स्थापना करना, टू स्टैब्लिश सोशलिस्टिक सोसाइटी, तो लिखेंगे समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, सोशलिस्टिक सोसाइटी आप इसे बोलते हैं। समाजवादी समाज कैसा समाज होता है, तो समाजवादी समाज का मतलब होता है कि समानता हो, गरीबी नहीं हो, ये बोलते हैं। तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, टू स्टैब्लिश सोशलिस्टिक सोसाइटी, अंग्रेजी वाले प्लीज लिखना थोड़ा, टू स्टैब्लिश सोशलिस्टिक सोसाइटी। तो समाजवादी समाज की स्थापना करना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही ऑब्जेक्टिव था। ओके, हमने किस पर इसमें प्रायोरिटी रखी थी, प्रायोरिटी क्या थी हमारी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने प्रायोरिटी किस पर दी थी, तो याद रखना है इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखो, पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पर रखा था, सेकेंड में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी थी, है ना। तो याद रखना है मेरे साथियों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप इसे बोल सकते हैं, या आप लिखिए भारी एवं आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना, भारी एवं आधारभूत उद्योग, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, भारी एवं आधारभूत उद्योग, भारी एवं आधारभूत उद्योग, है ना, की स्थापना करना, ठीक है ना। और भारी एवं आधारभूत उद्योगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, को प्रमोट करना। ये ऊपर एरो है, इसका मतलब है कि इसको आगे बढ़ाना, तो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को क्या करना, प्रमोट करना। ओके, ये हमने किसके अंतर्गत देखा है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हमने देखने की कोशिश की है। ओके, हाँ, इंडस्ट्री उद्योग एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61, टारगेट मैंने बताया, मैंने मॉडल आपको बताया, कई सारी बातें मैंने यहां पर आपको स्पष्ट कर दी है। ओके, ठीक है भाई, बड़े आगे बढ़े। मिक्स्ड इकोनॉमी भी मैंने आपको बता दिया है, फोकस भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बताया। अच्छा, याद रखना है इस 5 ईयर प्लान में हमने कुछ इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया था अलग अलग देशों के सहयोग से। आधारभूत उद्योग कौन कौन से होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जैसे कपड़ा उद्योग, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बोलते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज बोलते हैं,
ठीक है, ये सब आधारभूत उद्योग होते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ये भी बेसिक इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, आधारभूत उद्योग आप इन्हें कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? आधारभूत उद्योग। अब मैं आपको आगे की चर्चा बताता हूं, सुनो। देखो यहां पे हमने कुछ इसके अंदर इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी, कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की हमने स्थापना की थी। तो हम लिखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। हमने कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की इसके अंदर क्या की थी? स्थापना की थी। कौन कौन सी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जिसकी स्थापना हमने इसके अंदर की थी? तो हमने इसके अंदर कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी अलग अलग देश के सहयोग से। वो देखना जरा, इसको याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूं, और वो ट्रिक है भीरू राज दुबे। कौन सी ट्रिक है? भीरू राज दुबे। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। भीरू राज दुबे, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब यहां पर देखो जरा, भी से याद रखना है भिलाई, भिलाई, है ना। अंग्रेजी लिखना जरूरी तो नहीं है ना भाई, नाम है यार ऐसे। चलो लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे हमने कोर्स में देखा था कि वहां तो वो लिखा था भिलाई, है ना। कोई बात नहीं भाई, है ना, भिलाई, भिलाई। अच्छा, भिलाई किस राज्य में पड़ता है? कौन से स्टेट में है भिलाई? मुझे ये बताओ। तो भिलाई मेरे साथियों छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़। ओके, तो ये राज्य मैंने आपको यहां पर बता दिया, पूरा ही लिख देता हूं। छत्तीसगढ़ में भिलाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में मेरे साथियों आपको भिलाई देखने को मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर किस देश के सहयोग से यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगाई गई थी? तो याद रखना, रूस से क्या होगा? भी से भिलाई, रूस से क्या होता है? रूस। रूस से क्या होगा? रूस होगा, रूस, है ना। तो यहां पर देखना जरा, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। किसके सहयोग से? रूस के, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भीरू, क्या बोले इसको? भीरू, भी से भिलाई, रू से रूस, इसके सहयोग से। फिर मेरे साथियों रा से याद रखना, राउरकेला, राउरकेला। रा से क्या याद रखेंगे? राउरकेला याद रखेंगे, राउरकेला। अच्छा, राउरकेला किस राज्य में पड़ता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राउरकेला किस राज्य में, तो क्या जवाब देंगे? तो याद रखना, राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। और ज से क्या होता है? ज से होता है जर्मनी। तो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, है ना, हमने यहां पर इसकी स्थापना की। फिर अगला याद रखना है दुबे से। तो दू से क्या याद रखना है? तो दू से याद रखना है दुर्गापुर, दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहां पर पड़ता है? तो याद रखना मेरे साथियों पश्चिम बंगाल में। कैसे याद रखेंगे इसको? मुझे एक बात बताओ, दुर्गा पूजा कहां पर की जाती है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और बे से याद रखना ब्रिटेन। जी हाँ, ये वही ब्रिटेन है जिसने काफी समय तक हमारे देश के ऊपर राज किया। तो ब्रिटेन का सहयोग, तो ब्रिटेन के सहयोग से हमने, ब्रिटेन के सहयोग से हमने क्या किया? तो यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की हमने स्थापना की। ओके ना, उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमें याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पर बेस्ड था।
तो अगर पूछा जाए कि कौन सी 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पर बेस्ड थी, तो यही थी। तो इसके अंदर हम लिखेंगे ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पर बेस्ड थी। तो हम लिखेंगे बेस्ड ऑन, हिंदी में बोलते हैं 1956 की औद्योगिक नीति पर आधारित। तो लिखेंगे बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ओके, तो ये किस पर बेस्ड थी? 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उस पर यह आधारित थी। ओके, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको स्पष्ट हो गई। कोई बात ऐसी तो नहीं है जो आपके दिमाग से हट गई हो। समाजवादी समाज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको? समाजवादी समाज का मतलब होता है सोशलिस्टिक सोसाइटी। समाजवाद की जो भावना है वो क्या बताती है? देखो पॉलिटी का भी हिस्सा आपको इसमें देखने को मिलेगा। समाजवाद की भावना बताती है समानता को बढ़ावा देने की, कि इक्विलिटी होना चाहिए। समाजवाद की भावना समानता की बात करती है। समाजवाद की भावना रोजगार की बात करती है। रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मेरे साथियों इक्विलिटी, इक्विलिटी की बात होगी। रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी इसके अंदर। इसके अलावा गरीबी को कम करने की बात होगी। तो गरीबी को कम करना, गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी, पुअर्टी को कम करना। ठीक है, तो इस पर आधारित, इसी को बोलते हैं समाजवादी समाज। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी को स्टेब्लिश करना जिसके अंदर इक्विलिटी हो, जिसके अंदर रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जिसमें पुअर्टी बहुत ज्यादा कम हो, जिसके अंदर है ना एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासी मात्रा में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑल वेलफेयर कुल मिलाकर। तो वेलफेयर करना मेरे साथियों, ये सब बातें हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो काफी कुछ बातें हो गई है मेरे ख्याल से। अब आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अब कल, है ना। कल हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे और आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये सब आपने याद कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? उम्मीद है, मतलब मैं तो ऐसा मान करके चल रहा हूं कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन है ना, मजे से जिए और अच्छे से पढ़ते हुए आगे निकले। ठीक है, तो लक्ष्य, संतोष, अक्षिता, प्रिया, मीनाक्षी, इंद्रेश भाई, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग लगातार बने रहे। और उसी के साथ में नववर्ष भी है, तो नववर्ष की ढेर सारी बधाई आप लोगों को। मैं तो चाहूंगा कि ये साल आप लोगों के लिए बढ़िया बेहतरीन हो, एक अच्छा रोजगार आप लोगों के लिए आए इस बार। खूब मेहनत करें आप लोग, जीवन में बहुत कुछ हासिल करें यार, वो सब हासिल करें जिसकी उम्मीद आप लोगों को है। ठीक है ना, तो सभी को एक बार पुनः हैप्पी न्यू ईयर। और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। इस बार होमगार्ड की भर्ती लेकर रहिए और यूपी पुलिस की भर्ती लेकर रहिए, लेखपाल की भर्ती लेकर रहिए, जो भी आपका टारगेट है। जैसे आप लोग तो लेखपाल वाले हैं, तो आपका टारगेट लेखपाल का है तो अब लेखपाल बनिए, क्या दिक्कत है ना। पर मेहनत कीजिए, जीवन यार है। और खूब कोशिश कीजिए यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करते रहना है ना। कहीं मैं पढ़ रहा था कि असफलता स्थायी है, रुक आगे बढ़, मंजिल जरूर मिलेगी, है ना। तो मंजिल जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहिए, बाकी मिलते रहते हैं आपसे, है ना। मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।